Hello students, welcome to the YouTube channel of Gyanam. As you all know, सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है एंड क्या अप्रोच होगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की. बेसिकली होता क्या है, देखो हमें ना हर पेपर के बारे में पहले पता होना चाहिए एंड देन हम उसको बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं. तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि जितना हो सके ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को देखा जाए, उसको एनालाइज किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए. राइट. इसी स्ट्रैटेजी के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें हम ना पूरे 10 इयर्स के जो भी सीटेट के क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे. जिससे क्या होगा, हमारे जो चांसेस हैं ना पेपर में आंसर रॉन्ग होने के, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगे. और ये सबसे बेस्ट अप्रोच होगी. जैसे हम अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रिपेयर करते हैं ना 10 इयर्स के बेसिस पे, सिमिलरली हम इसी तरह से सीटेट को कवर करेंगे. ये पूरी सीरीज़ आपको ज्ञानम के इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी. राइट. आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, बेसिकली CDP का एक सेक्शन सॉल्व करेंगे हम इसमें, जिसके फर्स्ट 15 क्वेश्चंस आज की वीडियो में कवर करेंगे. सीटेट पेपर 2011 को आज हम देखेंगे. स्टार्ट करते हैं इसको. जैसा कि मैंने बोला, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स बी फॉलोड बाय. अब देखो, जो गैप्स है ना स्टूडेंट की लर्निंग में, यानी कि जो भी शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं, जो उनके जो प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने से रोक रही है, उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हो आप एज अ टीचर उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. ऑप्शंस हैं हमारे पास. रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स टू लर्नर्स एंड पेरेंट्स, कि हमने जो भी फाइंडिंग्स की है हम ना उन फाइंडिंग्स को लर्नर्स को बता दें और उनके पेरेंट्स को बता दें, वो सॉल्व हो सकते हैं वो जो गैप्स क्रिएट हो रहे हैं. सेकेंड ऑप्शन कहता है अप्रोप्रिएट रेमीडियल मेजर्स, कि प्रॉपर अगर हम रेमीडियल मेजर्स ले लें तो उससे शायद वो डायग्नोज हो सकता है. बट रेमीडियल मेजर्स तो आप तब लोगे ना जब आपको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. थर्ड कह रहा है इंटेंसिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस, प्रॉपरली बार बार ना रिपीट की जाए चीज़ें, जिससे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है. लास्ट कहता है सिस्टमैटिक रिविजन ऑफ ऑल लेसन्स, कि अगर सब लेसन्स का ना एक सिस्टमैटिक रिविजन स्टार्ट किया जाए तो जो भी प्रॉब्लम जिस स्टूडेंट को भी आ रही होगी ना, वो डायग्नोज की जा सकती है, उसको पहचाना जा सकता है एंड आफ्टर दैट हम रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं. चारों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जो कहता है कि एक प्रॉपर वे में ना आप हर चीज़ की रिवीजन स्टार्ट कर दो. अब अलग अलग स्टूडेंट को हो सकता है अलग अलग एरियाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम जब फाइंड आउट हो जाएंगी आफ्टर दैट हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. राइट. ये है फर्स्ट क्वेश्चन. देन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर. अब क्रिएटिव आंसर्स में बेसिकली किस चीज़ की ज़रूरत है? फर्स्ट इज़ अ हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम, कि क्रिएटिव आंसर्स तब निकलेंगे स्टूडेंट के जब उसको ना एक पूरा मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन क्लासरूम मिलेगा. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है जब डायरेक्ट टीचिंग होगी और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो क्रिएटिव आंसर्स निकलेंगे. बट डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे, आई थिंक उस डायरेक्ट क्वेश्चन का बहुत कॉमन आंसर होगा जो उसका डायरेक्ट आंसर बनता है. यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं निकल सकती. नेक्स्ट है कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, की जब सिर्फ उनके कंटेंट से ही रिलेटेड चीज़ें आएंगी. एंड लास्ट है ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिसमें ना हमें एक टॉपिक बता दिया जाता है एंड हमें अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने होते हैं. देखो, हाईली डिसिप्लिन्ड अगर क्लासरूम है तो हम नहीं बोल सकते कि मतलब गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वहाँ पे क्रिएटिविटी निकल के ही आएगी. हो सकता है कि ओवर स्ट्रिक्टनेस की वजह से वो इतना डिसिप्लिन्ड है. राइट. बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ओपन एंडेड क्वेश्चंस ना लर्नर्स को चांस देते हैं कि वो अपने व्यूज़ को प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकें. राइट. क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिसमें वो अपने व्यूज़ को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं. Then comes question number 3, that is multilingual character of Indian society should be seen as.
अब जो मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर है हमारी सोसाइटी का, यानी कि मोर देन 2 लैंग्वेजेस जो यहाँ पे यूज़ होती हैं, उसको किस तरह से देखोगे आप अपनी टीचिंग में? अ फैक्टर दैट मेक्स स्कूल लाइफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर्स, कि ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म है ना, ये कहीं ना कहीं लर्नर्स के लिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर रहा है क्लासरूम में। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है अ हिंडरेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि ये तो एक रुकावट, एक हिंडरेंस की तरह काम कर रहा है इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। थर्ड ऑप्शन इज़ अ रिसोर्स ऑफ एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ, कि ये ना एक रिसोर्स की तरह काम कर रहा है, एक संसाधन के रूप में काम कर रहा है। किस लिए? स्कूल लाइफ को और ज़्यादा एनरिच करने के लिए, कि मोर देन 2 लैंग्वेज दे आर लर्निंग, सो ऑब्वियसली एनरिचमेंट हो रही है उनकी। देन कम्स अ चैलेंज टू टीचर्स कैपेसिटी, बेसिकली टीचर्स के लिए चैलेंज है कि वो स्टूडेंट्स को अब कैसे मोटिवेट करें लर्निंग के लिए। सो देखो, मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर है, कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिल रहा है, राइट, और उसको आप बहुत अच्छे से अपने क्लासरूम में यूज़ कर सकते हो। सो ये एज अ रिसोर्स हम लेके चलेंगे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, लर्नर्स शुड बी एनकरेज टू। अब लर्नर्स को लर्नर्स शुड नॉट बी एनकरेज टू, किस चीज़ के लिए लर्नर्स को एनकरेज नहीं किया जाना चाहिए? क्लासरूम में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप इनकरेज नहीं भी करोगे बच्चे को। फर्स्ट है मेमोराइज ऑल द आंसर्स टू क्वेश्चंस विद विच द टीचर में आस्क, कि बच्चा रट्टा लगा ले, मेमोराइज कर ले वो सारी चीज़ें जो टीचर उससे पूछने वाला है। देन ऑप्शन नंबर बी, आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। आई थिंक इसके लिए तो इनकरेजमेंट होनी ही चाहिए। एक्सप्लोर कर रहा है जब एक स्टूडेंट चीज़ों को, सो ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस पूछेगा, राइट। तो उसको अलाउ करना चाहिए कि वो क्लासरूम के अंदर और इवन क्लासरूम के बाहर वो जो कुछ भी ऑब्जर्व करता है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। तभी एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, जब अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे कुछ ना कुछ नॉलेज एक्वायर करेगा वहाँ से। सो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसके लिए उसको एनकरेज किया जाना चाहिए। अदरवाइज़ कुछ स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं और वो चीज़ें नहीं पूछते, जिस वजह से जो नॉलेज है वो बिल्डअप नहीं हो पाती। देन कम्स ऑप्शन नंबर सी, एक्टिवली इंटरैक्ट विद अदर लर्नर्स इन ग्रुप वर्क। इसके लिए भी इनकरेजमेंट होगा, तभी सोशलाइजेशन भी बच्चे में आएगी। जब ग्रुप वर्क जब असाइन किया है तो वो उन ग्रुप के लोगों के साथ इंटरैक्ट करे, सो इसके लिए इनकरेजमेंट बिल्कुल होगी। पार्टिसिपेट इन एज मैनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ एज पॉसिबल। फर्दर क्या है कि पार्टिसिपेट करने दिया जाए उसको, जितनी एक्टिविटीज़ में वो करना चाहता है उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। सो वो अगेन एक पॉजिटिव चीज़ है। सो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारी जो हम पढ़ते हैं ना अपनी एजुकेशनल साइकोलॉजी में या पैडागॉजी में, सो वहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम बच्चे को ना रोट मेमोराइजेशन की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। रट्टे के थ्रू कोई भी लर्निंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है, वो शॉर्ट स्पैन के लिए बेसिकली रहती है। सो फर्स्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है, सो उसके लिए हम बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करेंगे। Then comes question number 5, that is, which of the following is not an appropriate tool for formative assessment? अब फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सा एक अप्रोप्रिएट टूल नहीं है? देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जो साथ के साथ चलती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, एंड जहाँ पे ना हम बोल सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, राइट। सो क्विज एंड गेम्स, असाइनमेंट्स, ऑरल क्वेश्चंस या टर्म टेस्ट, कौन सा एक अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है? देखो, असाइनमेंट्स हम बिल्कुल इंक्लूड करते हैं। टर्म टेस्ट तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का सबसे मेन पार्ट ही है। स्कूल में उसको जब हम असेसमेंट करते हैं उसको एफएस बोला जाता है। क्विज एंड गेम्स जो टाइम टू टाइम चलती रहेंगी। एक ओरल क्वेश्चंस है जिसको हम बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं मानते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है, हर सिचुएशन में सूटेबल नहीं है, इसलिए ओरल क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर बनता है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी। अगर आप असेसमेंट कर रहे हो, उसका मेन पर्पस क्या है, क्यों की जा रही है वो असेसमेंट? टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग, ताकि जो भी लर्निंग में गैप्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स बेसिकली क्रिएट हो रही हैं उनको डायग्नोज किया जाए, पहचाना जाए, एंड उसके लिए रेमीडियल मेजर्स लिए जा सकें। सेकेंड ऑप्शन कहता है टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ द लर्नर। लर्नर क्या गलतियाँ कर रहा है उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम असेसमेंट करते हैं।
थर्ड ऑप्शन कह रहा है टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर, लर्नर ने क्या कुछ अचीव किया है इसलिए असेसमेंट हो रही है। फोर्थ ऑप्शन इज टू डिसाइड इफ अ स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, कि बेसिकली असेसमेंट इसलिए हो रही है कि बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है या नहीं करना है। सो फोर्थ ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत है, राइट। हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ हिज प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास हम नहीं करते हैं असेसमेंट, राइट। देन ऑप्शन नंबर ए है जो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे एंड पैडागोजी के हिसाब से सबसे करेक्ट है, कि आप क्या कर रहे हो, आप डायग्नोज कर रहे हो और उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हो। जो भी प्रॉब्लम है पहले उसको पहचानना एंड देन उसके लिए रेमेडीज, उसका एक क्योर प्रोवाइड करना बेसिकली, राइट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग। लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट सबसे सही है। फर्स्ट इज लर्निंग इज़ फंडामेंटली अ मेंटल एक्टिविटी, कि लर्निंग क्या है, वो मेंटल एक्टिविटी है। देन एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज़ टेक प्लेस, कि अगर बच्चा गलतियाँ कर रहा है इसका मतलब ये है कि कुछ भी लर्निंग नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज़ लर्निंग इज़ इफेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज़ इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर ऑल द लर्नर्स, राइट। कि लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव होती है उस इन्वायरमेंट में जो इमोशनली पॉजिटिव है, बच्चे को कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर रहा है और उसको सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। देन ऑप्शन नंबर डी इज़ लर्निंग इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर्स एट एनी स्टेज ऑफ लर्निंग, की लर्निंग ना कभी भी इमोशनल फैक्टर्स से अफेक्ट नहीं होती है। पर देखो अगर बच्चा इमोशनली डेवलप्ड है ना, उसको पता है किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, थ्रू एक्सपीरियंस वो चीज़ों को और अच्छे से गेन करता जा रहा है, तो वो सबसे बेस्ट अप्रोच होगी चीज़ों को सीखने की। सो ऑप्शन नंबर सी हेयर इज़ द करेक्ट आंसर। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ centrally sponsored scheme of integrated education for disabled children's aim at providing educational opportunities to children with disabilities in। देखो एक ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन की डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए। बेसिकली ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का एक क्वेश्चन है जो कहता है कि अगर इंक्लूजन अलाउ कर रहे हैं इस स्कीम के अकॉर्डिंग, या जो भी हम स्कीम इंक्लूसिव एजुकेशन की हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या कहता है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन का एक सिंपल सा फंडा है, इंक्लूजन मीन्स सबको एक साथ लेकर चलना, चाहे जेंडर की बात करें हम, चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात कर लें हम, या फिर हम बात करें नॉर्मल चाइल्ड एंड स्पेशल चाइल्ड की। सो ये कहता है कि सबको ना रेगुलर स्कूल्स में पढ़ने का राइट है, राइट। हमसे यही क्वेश्चन पूछे हैं। स्पेशल स्कूल्स को हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं कि इंक्लूजन नहीं होगा अगर हम अलग पढ़ा रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट को अगर अलग किया जा रहा है तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन के अगेंस्ट है। सो यहाँ पे आंसर है रेगुलर स्कूल्स, कि सबको नॉर्मल स्कूल्स में रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाया जाए, यही बेसिकली एम है इसका। Then comes question number 9, that is human development is based on certain principles। हमें पता है कि जो ह्यूमन की डेवलपमेंट हो रही है वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कौन सा एक ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, राइट। फर्स्ट इज रिवर्सिबल, सेकेंड इज कंटिन्यूटी, थर्ड इज सीक्वेंशियलिटी, फोर्थ इज जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक बिल्कुल है कि एक ह्यूमन बीइंग ना पहले कुछ जनरल चीज़ें सीखता है एंड देन स्पेसिफिक सीखता है। सीक्वेंशियलिटी भी है कि सीक्वेंशियल बेसिकली उसकी डेवलपमेंट होती है जिसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, दैट इज़ सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सीमोडिस्टल। देन कम्स कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी कहता है कि जो लर्निंग है ना वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। सो ये तीनों तो हैं हमारे पास प्रिंसिपल, रिवर्सिबल जैसा कुछ भी प्रिंसिपल नहीं है। सो इसका आंसर यही है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस कब अटेम्प्ट होंगे प्रॉपरली, जब आपको सारे प्रिंसिपल्स पता हैं, राइट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10, helping learners to recapitulate or recall what they have already learned is important because अब बच्चे ने जो चीज़ें पहले ही पढ़ ली हैं उसको रिकॉल करना या उसको बार बार रिपीट करना, उसको चेक करना, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इट एनहांसेस द मेमोरी ऑफ लर्नर्स देयर बाय स्ट्रेंथनिंग लर्निंग,
कि ये क्या करता है, लर्नर की मेमोरी को ना इन्हांस कर देता है, जिससे उसकी लर्निंग और ज़्यादा बेटर हो जाती है. देन सेकेंड ऑप्शन, इट इज़ अ कन्वीनियंट बिगिनिंग फॉर एनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, कि अगर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन देना है तो सबसे बेस्ट अप्रोच तो यही है, इसके अलावा और क्या अप्रोच इससे अच्छी होगी. Then comes option number C, that is relating new information to prior knowledge enhances learning, कि अगर हमें ऑलरेडी कुछ चीज़ आती है और जो हम सीख रहे हैं अगर हम उसको लिंक करें तो इससे लर्निंग और बेटर होती है. एंड लास्ट कह रहा है कि ये सबसे इफ़ेक्टिव वे है पुराने जो लेसन्स हैं ना उनको रिवाइज करने का. सो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है. हम बोलते भी हैं ना, फ्रॉम नोन टू अननोन, इस मैक्सिम को फॉलो किया जाता है टीचिंग में. क्यों? क्योंकि ना जब हम बच्चे को कुछ अननोन चीज़ें सिखा रहे हैं ना और बेस बना के चले कुछ नोन चीज़ों को, तो ऑलरेडी ना वो मोटिवेट हो जाता है कि ये चीज़ें मुझे ऑलरेडी आती हैं तो मैं चीज़ों को और बेटर से सीख सकता हूँ, राइट. इसलिए तो ये इस मैक्सिम के ऊपर बेस कर रहा है, फ्रॉम नोन टू अननोन. Then comes question number 11, that is heredity is considered as a dash social structure. Heredity को कौन सा social structure मानते हैं हम? Static, प्राइमरी, सेकेंडरी या डायनामिक? सो देखो हेरेडिटी में कवर भी किया होगा आपने कि हेरेडिटी को ना प्राइमरी बेसिकली माना गया है सोशल स्ट्रक्चर. ये सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपनी पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं बेसिकली, सो इसलिए इसको प्राइमरी माना गया है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12. अकॉर्डिंग टू पियाजे, देखो क्वेश्चन आया है पियाजे की थ्योरी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की. ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि बर्थ टू 2 years वाली जो स्टेज है, सो बात हो रही है यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज की, राइट. अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट, सो बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में यानी कि 0 to 2 years वाली स्टेज में सबसे बेस्ट उसकी लर्निंग कैसे होती है? बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज. सो उस टाइम पे ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता लैंग्वेज से रिलेटेड. बाय यूजिंग द सेंसेस, बाय कॉम्प्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स, या बाय थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फैशन. देखो एब्स्ट्रैक्ट वाला तो कोई केस है ही नहीं, अभी इमेजिनेशन पार बिल्डअप नहीं हुई होती. वहाँ पे ना बच्चा अपनी सेंसेस का यूज़ करता है, चीज़ों को देख के ग्रास्प करना. इमिटेशन बेसिकली हो रही है तो वो थ्रू सेंसेस हो रही है. सो यहाँ पे आंसर बनता है सेकेंड ऑप्शन, बाय यूजिंग द सेंसेस. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस, कि सबसे इंटेंस और सबसे क्रूशियल सोशलाइजेशन जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट वाली सोशलाइजेशन, वो कौन से टाइम पे होती है? ड्यूरिंग एडल्टहुड, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन, ड्यूरिंग एडोलेसेंस या अर्ली चाइल्डहुड? सो देखो ड्यूरिंग एडोलेसेंस ना जो इंटेंस और क्रूशियल सोशलाइजेशन है वो होती है, बच्चा इमोशनली अनस्टेबल होता है एंड साइड बाय साइड ना वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करता है. सो हियर द आंसर इज ड्यूरिंग एडोलेसेंस. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज theory of learning which totally and only depends on observable behavior is associated with dash theory of learning. देखो लर्निंग में ना काफ़ी सारी थ्योरीज हैं. कुछ है कंस्ट्रक्टिविस्ट जो कहते हैं कि बच्चा ना नॉलेज खुद से बिल्डअप करेगा. कुछ कहते हैं कंडीशनिंग के थ्रू होगा, राइट, जिसको हम बिहेवियरिस्ट भी बोल देते हैं. कुछ कॉग्निटिविस्ट हैं जो माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. सो अगर मैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात कर रही हूँ, सो मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ बिहेवियरिस्ट की. सो ये थियरी यहाँ से रिलेट करेगी, जहाँ पे जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग है या क्लासिकल कंडीशनिंग है, वो थियरी बेसिकली बिहेवियरिज्म की थियरी है जो कहती हैं कंडीशनिंग यानी थ्रू हैबिट फॉर्मेशन, चीज़ों को रिपीट करवा करवा के बिहेवियर में चेंज देखो, राइट. देन कम्स, देखो थियोरी का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया है, थोड़ा सा घुमा के आया है. सो इस तरह से भी थियोरी के क्वेश्चंस जो है वो कवर किए जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट, डज नॉट पूछा है, हम नॉट को मिस नहीं करेंगे, डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो कौन सा एक जो है टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग को फेवर नहीं करता है? फर्स्ट इज इनेबल स्टूडेंट्स टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स, कि बच्चा अगर ना कुछ फैक्ट्स और प्रोसीजर्स को मेमोराइज कर ले तो वो टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग है. आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन अ फिनोमेना और अ कंसेप्ट
इन देयर ओन वर्ड्स। अगर हम बच्चे को बोलें कि वो कोई कॉन्सेप्ट है उसको अपने वर्ड्स में बताए, सो देखो अंडरस्टैंडिंग होगी तभी अपने वर्ड्स पे उसको एक्सप्लेन कर पाएगा। टीच स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट हाउ अ लॉ वर्क्स। अब लॉ की अंडरस्टैंडिंग है तभी उसको थ्रू एन एग्जाम्पल बता पाएगा। Then help students to see similarities and differences and generate analogies. बेसिकली क्या है, देखो जब चीज़ों के बारे में पता होगा ना, मुझे दो चीज़ें पता हैं तभी मैं उसकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को बता पा रही हूँ, राइट। सो देखो लास्ट के तीनों पॉइंट्स कहते हैं कहीं ना कहीं कि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, समझा है, तभी वो चीज़ें हो पा रही हैं। फर्स्ट वाला ना अकेले ही मेमोराइजेशन की बात कर रहा है, यानी बिना सोचे समझे रट्टे लगा लेना, सो रोट लर्निंग को प्रमोट करता है। तो इन्होंने यही पूछा है कौन सा जो है रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग को। सो ऑप्शन नंबर ए है जो नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। सो इसी के साथ हमारे 2011 वाला जो पेपर है उसके फर्स्ट 15 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट हुए हैं, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी द पार्ट 2 ऑफ दिस 2011 पेपर, सो उस वाले में हम काफ़ी आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, और इसी तरह से हम हर पेपर को ना पार्ट्स में डिवाइड कर करके उनके क्वेश्चंस को कवर करेंगे, राइट। एज आई सेड कि ये सबसे बेस्ट अप्रोच होगी सीटेट के एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की, राइट। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू।